अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो है सोल्यूशन का, ये हमने जो है आज यहाँ पे डिस्कशन करनी है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, और साथ में जो है राउल्स लॉ को डिस्कस करना है कि राउल्स लॉ जो है क्या है, तो उसको हमने डिस्कशन इस पे करनी है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, और एक होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच फॉलो द राउल्स लॉ, जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये पहला क्राइटेरिया है कि जो सॉल्यूशन जो है, अभी उसके बाद हमने राउल्स लॉ को डिस्कस करना है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको जो है हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज जो है, और जो सॉल्यूशन जो है राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इनको कहते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज जो है यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि ये ए है, ये एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, ये कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड की बात हम करें, कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बी भी है, तो ये बी भी है, तो ये जो है लेट्स सपोज अगर मैं वाटर लेता हूँ और ये मीथेनॉल लेता हूँ, तो यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मैं इनको मिक्सअप करता हूँ। जब इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पे जो है इन दोनों से जब सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन होगा, ये जो है क्या है, सोल्यूशन है जिसमें ए बी प्रेजेंट होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है एक कंपोनेंट है सोल्यूशन का, कंपोनेंट बी है, दो कंपोनेंट्स है सोल्यूशन के, ये कंपोनेंट बी है। और अगर आप इसको देखें तो ये कंपोनेंट ए है, सोल्यूशन का कंपोनेंट ए, दो कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट जो है कॉम्बिनेशन है, तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जब इन दोनों को, ये इसका सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्सअप करता हूं तो ये सॉल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे 50 ml लेता हूँ ए के, और यहाँ पे 50 ml जो है बी कंपोनेंट्स के लेता हूँ, और यहाँ पे 50 ml जो है बी है और 50 ml ए कंपोनेंट, अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है 100 ml ऑफ द वॉल्यूम, मतलब ये है कि 50 ml का मिक्सअप 100 ml के बराबर हो, द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम चेंज जो है जीरो हो, that there is no change in volume, such a type of solution are called ideal solution। 50-50 कॉम्बिनेशन है, 100 ml बन रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, ये फर्स्ट केस है जो कि आइडियल केस है। सेकंड केस ये है कि अगर मैं ए और बी को मिक्सअप करूं, ए और बी को मिक्सअप करता हूं कि ये ए है, इसमें ए कंपोनेंट है, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मिक्सअप करता हूं तो यहाँ पे ए बी कंपोनेंट है। अगर मैं 50 ml ये लेता हूं और 50 ml ये लेता हूं, दोनों को मिक्सअप कर लेता हूं, 100 ml जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 100, अगर 100 है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे क्या हो, 97 ml जो है वॉल्यूम आ रहा हो, मतलब यहाँ पे 3 जो है ml मिसिंग हो, तो ये मिसिंग डिफ्यूजन की वजह से होता है कि ये लिक्विड जो है जहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं, गेप्स प्रेजेंट होते हैं, डिफ्यूज हो जाए, ये नहीं कि इवापोरेट होते, ये जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 50-50 कॉम्बिनेशन से 100 नहीं आ रहा हो, 100 से बिलो आ रहा हो, इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि द डेल्टा, सेकंड पॉइंट के डेल्टा चेंज, डेल्टा वी वॉल्यूम जो है अगर ये जीरो के बराबर ना हो, यहाँ पे जीरो चेंज इन वॉल्यूम है, तो जितना मैंने मिक्स किया है इतना ही वॉल्यूम बना है सोल्यूशन का। लेकिन अगर ये चेंज आ रहा हो तो फिर ऐसे सोल्यूशन को हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स सपोज ये सेकंड, थर्ड केस क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, यहाँ पे जो है दूसरा कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, और अगर आप देखिए दोनों को मैं मिक्सअप करता हूँ और यहाँ पे ए बी कंपोनेंट है, ये मैंने 50 ml लिया है, ये भी 50 ml लिया है, और यहाँ पे मेरे पास 102 ml सोल्यूशन 100 से अबव आ रहा हो, ये भी नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो डेल्टा वी वैल्यू जो है इस चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ऐसे सोल्यूशन को, तो इन दो केस में या इंक्रीज इन वॉल्यूम हो, इंक्रीज जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम हो या डिक्रीज इन वॉल्यूम हो, तो ऐसे सोल्यूशन तो चेंज, इंक्रीज, चेंज, डिक्रीज की तरफ जा रहा हो, ऐसे सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और ये आइडियल सोल्यूशन होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ये ए और बी अगर मैं इनको मिक्सअप करता हूं और इस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बिल्कुल सेम इक्वल हो, तो ये आइडियल सोल्यूशन है। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ए इंटरेक्शन, यहाँ पे बी इंटरेक्शन, और यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के इंटरेक्शन, ये तीनों फोर्सेस इक्वल हो, द सोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी आइडियल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर ये फोर्सेस डिफरेंट, क्या है कि अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो तो एक चांस ये है कि ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन द ए इंटरेक्शन,
और यहाँ पे बी इंटरेक्शन से अगर ये ग्रेटर हो, सो द सोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कंसिडर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है, ये फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट इसमें कि ए बी इंटरेक्शन जो है यहाँ पे लेसर हो और यहाँ पे ए इंटरेक्शन जो है ये ज्यादा हो और बी इंटरेक्शन ज्यादा हो, सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा हो, देन द ए बी इंटरेक्शन, तो फिर ये भी नॉन आइडियल डिस्क्राइब हो। ये क्या डिस्क्राइब किया जाएगा? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्क्राइब किए जाएंगे जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है आप लोगों के पास डिफरेंट हो, तो फिर इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन से डिस्क्राइब करते हैं। द फोर्थ पॉइंट अगर आप लोग देखें, इफ देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है, सो द डेल्टा एच वैल्यू एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये शुड बी जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। ये क्या है? जीरो होना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, और जहां पे ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो तो ए बी से ए से, तो फिर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। एंड द सेकंड पॉइंट ये है कि एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है पास जो होगी, अगर ए बी इंटरेक्शन जो है ये आप लोगों के पास लेसर हो देन ई, और अगर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन पास एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और अगर ये जीरो के बराबर हो तो द सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन से जो है ये डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया अगर आप लोग देखें, हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, मैंने राउल्स लॉ को अभी एक्सप्लेन करना है, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है मैं एक पॉइंट्स को एक्सप्रेशन करता हूँ, और वो ये है कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैं बेंजीन लेता हूँ, बेंजीन, यहाँ पे क्या है? बेंजीन है, ये एक कंपोनेंट है। यहाँ पे जो है एक दूसरा कंपोनेंट जो है लेता हूँ टालवीन, जिसको अगर आप लोग देखें टालवीन, तो टालवीन जो है अगर आप देखें ये बेंजीन है, बेंजीन, और ये जो है टालवीन है, दोनों लिक्विड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये बी कंपोनेंट हो गया, दोनों नॉन पोलर है, दोनों को मिक्सअप कर लेता हूँ, 50 ml ये लेता हूँ, 50 ml ये ले लेते हैं, दोनों को मिक्सअप करता हूँ, तो यहाँ पे बेंजीन और टालवीन का मिक्सचर, बेंजीन और टालवीन का मिक्सचर एग्जैक्ट 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन आप लोगों के पास होगा। तो द सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ आइडियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है आप लोगों के पास क्या होगा? जो है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन डिस्क्राइब होगा। लेकिन अगर मैं एक कंपोनेंट लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास वाटर है और दूसरा जो है कंटेनर है और उसमें मैं HNO3 लेता हूँ, HNO3, ये बी कंपोनेंट हो गया और ये ए कंपोनेंट है, नाइट्रिक एसिड और ये वाटर। अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करता हूँ, कंटेनर में नाइट्रिक एसिड और वाटर को दोनों को मिक्सअप करता हूँ, यहाँ पे 50 ml ये लेता हूँ, 50 ml ये लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे अराउंड अबाउट 97 ml जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और ये भी याद रखिए कि ये सोल्यूशन हीटअप हो जाएगा, ये हीटअप हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव जो है आप लोगों के पास चेंज होगा, नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। अगर आप लोग देखें ये जो है सेकंड केस हो गया। अगर आप थर्ड केस को देखें कि यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें वाटर है और ये ए है, और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है जिसको एसीटोन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बी कंपोनेंट है, और 50 ml ये लेता हूँ, 50 ml यहाँ पे ये लेता हूँ, और इन दोनों को क्या करता हूँ? इन दोनों को मिक्सअप करता हूँ, तो यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे जो है 102 ml जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम होगा। तो 102 वाटर और एसीटोन का जो आप लोगों के पास सोल्यूशन हो 102, आपने तो मिक्सअप 50-50 किया है, लेकिन ये जनरेट करता है 102 ml जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ml इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो है क्या होगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जहाँ पे डिक्रीज आ रहा है वो नेगेटिव एंथैल्पी, और जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। ये प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। तो अगर आप देखिए डिक्रीज और इंक्रीज आ रहा हो तो ये क्या है? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर 100 ml आ रहा हो तो ये आइडियल सॉल्यूशन जो है इसको डिस्क्राइब करती है। हमने जो है इसमें ये डिस्क्राइब करने हैं राउल्स लॉ क्या है उसको जो है डिस्कस करना है, और नेक्स्ट जो है आप लोग गौर से देखिए ये सारे पॉइंट जो है इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखें तो ये जनरल क्राइटेरिया है फॉर द आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, राउल्स लॉ की तरफ आते हैं, और राउल्स लॉ को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जो है अगर आप देखें तो ये दो कंपोनेंट्स के लिए, एक क्या है? एक वो है वोलेटाइल, तो वोलेटाइल लिक्विड है, और दूसरा भी जो है आप लोगों के पास वोलेटाइल कब कंप्लीटली मिसिबल है, वोलेटाइल का मिक्सचर है। अगर आप लोग देखिए वोलेटाइल का मतलब क्या है कि मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है और दूसरे कंटेनर में मेरे पास मीथानॉल है, मीथानॉल भी वोलेटाइल है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर भी जो है वोलेटाइल है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। मैं क्या करता हूँ? ये वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है, दोनों कंपोनेंट्स क्या है? वोलेटाइल है।
अगर मैं एक सोल्यूशन बनाता हूं और इस सोल्यूशन में यहाँ पे मेरे पास मीथानॉल और वाटर प्रेजेंट है, मीथानॉल और वाटर, अच्छा मीथानॉल के जो है 5 ml प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में, और यहाँ पे जो है अगर आप वाटर को देखें तो 95 ml जो है अगर आप देखें तो वाटर की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है। एक सोल्यूशन मैंने इस तरह बना लिया। दूसरा सोल्यूशन में यहाँ पे बना लेता हूँ एक दूसरे कंटेनर में, और उस कंटेनर में मीथानॉल भी है और यहाँ पे जो है ये वाटर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। इसमें जो है मैं 95 ml मीथानॉल लेता हूँ और यहाँ पे 5 ml जो है वाटर लेता हूँ, तो यहाँ पे मीथानॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा, वाटर की कम है, और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, मीथानॉल की जो है यहाँ पे कम है। इस सोल्यूशन का मिक्सचर अगर मैं इसका वेपर प्रेशर देखता हूँ तो यहाँ पे जब इसका वेपर प्रेशर देखता हूँ तो इसमें वाटर की कंपोजिशन ज्यादा है, तो ये जो वेपर प्रेशर अब ये सोल्यूशन होगा ये मोर क्लोजर टुवर्ड्स द वाटर वेपर प्रेशर के करीब होगा। और यहाँ पे मीथानॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन इज मोर क्लोजर टुवर्ड्स मीथानॉल, ये मीथानॉल की तरफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। ये कंपोनेंट के जो है कि इसमें एक कंपोनेंट है तो मैं इसको कंपोनेंट ए कंसीडर करता हूं और ये बी कंपोनेंट इसको डिस्क्राइब करता हूं। ये दो कंपोनेंट से ये सॉल्यूशन बना है अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ कि जितने जो है आप लोगों के पास क्या होगा, अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है मैं बल्कि इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि सॉल्यूशन में तो जितने ए के कंपोनेंट ज्यादा होंगे, तो अगर मैं इसको और आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे तो पी ए के वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होता जाएगा। ये दिस इज अकॉर्डिंग टू द किसका है, राउल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस करता हूं राउल्स लॉ को, तो राउल्स लॉ की जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह है कि यहाँ पे जो है मेरे पास क्रॉस ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे जो है ये जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो है, इस साइड पे जो है ये वेपर प्रेशर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है, इसको वेपर प्रेशर से एक्सप्रेस करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 0.2, यहाँ पे जो है 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे 1 है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट जो है इंक्रीज होते हैं वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो ये क्रॉस ए है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिस्क्राइब किया जाएगा, प्योर लिक्विड का बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, दैट देयर इज नो सॉल्यूट पार्टिकल, बिल्कुल सॉल्यूट पार्टिकल ना हो। तो जितने आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं, आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है मीथानॉल के मोल फ्रैक्शन कम और वाटर के ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर मोर क्लोजर टुवर्ड्स वाटर होगा ये एक कंपोनेंट के। तो जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं, तो जब आप लोगों के पास सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन जब आप लोगों के पास एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट हो, हाईएस्ट मींस 1 होता है, मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये 1 हो तो फिर आप लोगों के पास वेपर प्रेशर उस पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। सेकंड कंपोनेंट जो है इसमें ऐड करता हूं, ये दोनों ये वोलेटाइल है। सेकंड कंपोनेंट ये है, ये क्रॉस बी है, तो क्रॉस बी मीथानॉल है, मीथानॉल के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0, मीथानॉल के मोल फ्रैक्शन 0.2, मीथानॉल के मोल फ्रैक्शन 0.4, मीथानॉल के मोल फ्रैक्शन 0.6, मीथानॉल के मोल फ्रैक्शन 0.8 और यहाँ पे जो है 1 होंगे। तो क्रॉस बी के मोल फ्रैक्शन जितने इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे क्रॉस बी के मोल फ्रैक्शन जितने इंक्रीज होंगे, ये पॉइंट याद रखें कि आप लोगों के पास यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मीथानॉल इज मोर वोलेटाइल, मीथानॉल इज मोर वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको हाइट से एक्सप्रेस किया है। तो जितने मोल फ्रैक्शन बी के मोल फ्रैक्शन 0, तो वेपर प्रेशर भी उसका 0। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.2, अगर 0.2 है तो वेपर प्रेशर इतना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.5 आप लोगों के पास इतना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.6 पे वेपर प्रेशर इतना कंट्रीब्यूट करेगा और 0.8 पे वेपर प्रेशर इतना। और अगर ये मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो फिर वेपर प्रेशर हाईएस्ट डिस्क्राइब। अगर आप लोग देखिए इन दो लाइन को अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूं तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। Now this curve is known as solution vapor pressure। अच्छा, solution vapor pressure का मतलब क्या है? आप इस पॉइंट को गौर से देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे दो कंपोनेंट 0.2 मोल फ्रैक्शन ए के हो गए और 0.8 मोल फ्रैक्शन बी के हो गए। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस ए इज इक्वल टू 0.2 मोल फ्रैक्शन और क्रॉस बी के मोल फ्रैक्शन जो है अगर देखें तो ये 0.8 है। तो क्रॉस ए के मोल फ्रैक्शन 0.2, क्रॉस बी के मोल फ्रैक्शन 0.8, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होगा।
अगर आप इस पॉइंट पे आ जाए, अगर आप इस पॉइंट पे आ जाए और इस पॉइंट को देखें, ये वाटर के मोर क्लोजर है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्रॉस ए के मोल फ्रैक्शन 0.8 है और क्रॉस बी के मोल फ्रैक्शन जो है ये 0.2 है। तो आप देखिए जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्लोजर टू पीए है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब ज्यादा होते हैं तो वेपर प्रेशर कर्व जो है किसके करीब आ रहा है, ये जो है बी के करीब आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे जो है अगर आप देखिए वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और यहाँ पे क्रॉस ए, where P naught A जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड को एक्सप्रेस करता है, that there is no solute particle, जिसमें कोई जो है solute particle ना हो, जिसमें कोई solute particle ना हो, तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ द वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। तो ये बिल्कुल प्योर लिक्विड को, प्योर लिक्विड जिसमें कोई solute particle ना हो, तो इट डिस्क्राइब द प्योर लिक्विड जो है वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। और ये सोल्यूशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये क्रॉस ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स है, तो प्योर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, प्योर लिक्विड मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करता है। और ये VPA जो है दस वेपर प्रेशर का जो है सोल्यूशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है तो उसको एक्सप्रेस करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट है ये वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए के बराबर होगा। अगर आप लोग देखें क्रॉस जो है यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्रॉस बी, तो जब आप लोगों के पास क्या है, जितनी आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इंक्रीज होते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंपोनेंट जो है वो आप लोग के पास यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है। तो जहाँ पे आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी मैक्सिमम है वहाँ पे वेपर प्रेशर भी, तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग देखें तो वेपर प्रेशर बी इज इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट बी इनटू क्रॉस बी। आप लोग देखें जब वेपर प्रेशर जो है आप लोग इस पॉइंट को देखें, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है ये 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है सोल्यूशन में यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि ए की कंपोनेंट 0 हो जाए और बी के कंपोनेंट 1 हो, तो इस पॉइंट पे जो है जो वेपर प्रेशर रिकॉर्ड किया जाएगा उसको PB0 से डिस्क्राइब करते हैं, उसको PB0 से डिस्क्राइब करते हैं। तो प्योर लिक्विड के लिए यहाँ पे PB0 और प्योर लिक्विड के लिए यहाँ पे PA0 जो है इसको एक्सप्रेस करता हूँ। व्हाट इज द सोल्यूशन वेपर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू the sum of the vapor pressure of A component and plus vapor pressure of B component। इन दो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का जो सम अप होगा वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। So the sum of the individual vapor pressure of both components in solution is described as the solution vapor pressure। इसको solution vapor pressure describe करते हैं। अगर आप लोग देखें now it is also equal to, ये is equal to PA0 into cross A and यहाँ पे जो है it is described as a PB0 into cross B। तो अगर आप देखें VPA is equal to PA0 cross A and VPB is equal to PB0 into cross B। यहाँ पे जो है cross B और यहाँ पे जो है ये cross A जो है आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स है। तो ये जो है आप लोग देखें तो इन दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर का जो सम अप होगा वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिस्क्राइब होगा। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम अप होगा वो टोटल सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम अप और इनके वेपर प्रेशर का सम अप जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो मैंने दोनों को वेपर प्रेशर को सम अप कर लिया है। तो वी कैन आल्सो राइट, इसकी जगह जो है मैं ये भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे जो है इसकी जगह जो है ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्रॉस जो है प्लस PB0 इंटू क्रॉस बी के बराबर है। आप देखिए ये इन दो कंपोनेंट्स का जो है वेपर प्रेशर का सम अप के बराबर है। अगर आप लोग देखिए सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का सम अप जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम अप होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का सम अप है और ये जो है इनके मोल फ्रैक्शन का सम अप है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का जो सम अप होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। वी कैन राइट क्रॉस A इज इक्वल टू 1 माइनस क्रॉस B। अगर आप लोग देखिए मेरे पास सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, मेरे पास मोल सॉल्यूशन दोनों का जो सम अप है 1 के बराबर है, 1 के बराबर है 0.8 0.2 0.8 0.2। अगर मैं इन दोनों का जो है 1 के दोनों का सम 1 के बराबर है, अगर मैं एक कंपोनेंट को यहाँ पे ये क्रॉस इससे माइनस कर दूं तो क्रॉस की 0.2 है तो यहाँ पे 0.8 रह जाए कि नहीं, तो 1 से 0.2 माइनस कर।
अगर आप लोग इस सिचुएशन को देखें तो क्रॉस ए विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस बी के कितने मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो इसमें कितने मोल फ्रैक्शन होंगे ए के 0.8 इसके मोल फ्रैक्शन है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। मोल फ्रैक्शन का जो सम अप होता है वो आप लोगों के पास 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट है, उसके जो मोल फ्रैक्शन है, तो ये डिफरेंस जो है आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये वैल्यू जो है अगर आप लोग देखें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो VPS सॉल्यूशन, यहाँ पे ये PA0 into 1 माइनस क्रॉस B प्लस PB0, और यहाँ पे जो है ये क्रॉस B के बराबर है। अगर आप लोग देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 माइनस PA0 into क्रॉस B एंड प्लस जो है यहाँ पे PB0 into क्रॉस B के बराबर है। लेट सपोज कर रहा हूं कि ये B के मोल फ्रैक्शन 0 हो, क्रॉस B के मोल फ्रैक्शन 0 हो। सुने, जब क्रॉस B के मोल फ्रैक्शन 0 हो तो फिर वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, फिर वेपर प्रेशर PA0 के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखें तो वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे क्या होगा PA0 और माइनस PA0 मल्टीप्लाइड 0, क्रॉस B के मोल फ्रैक्शन 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, क्रॉस B 0 है, तो वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाएगा, PA0 के बराबर होगा। वेपर प्रेशर जो है किसके, तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाए तो जितना वेपर प्रेशर होगा वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये राउल्स लॉ है। ये क्या है, राउल्स लॉ जो है फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स के एक कंपोनेंट भी वोलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट भी वोलेटाइल हो और आइडियल सॉल्यूशन हो। कौन सा सॉल्यूशन हो, आइडियल। इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। इफ अ सॉल्यूशन इज आइडियल देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर इस स्ट्रेट लाइन से जो है इस साइड पे चला जाए या इस साइड पे चला जाए तो सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्क्राइब किया जाए। तो आप लोग देखें कि राउल्स लॉ में जो है ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इक्वेशन याद रखें, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द राउल्स लॉ है, मैथमेटिकल फॉर्म। और ये जो है इसका मैंने जो है सिर्फ ये पॉइंट कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 हो जाए तो यहाँ पे जो है जितना वेपर प्रेशर होगा वो PA0 के, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द A 0 हो जाए तो जितना वेपर प्रेशर होगा वो PB0 के बराबर होगा, PB0 ऑफ द कंपोनेंट्स के बराबर होगा, और BA की कंपोनेंट 0 हो जाए, और ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। अगर आप लोग देखें अब द सॉल्यूशन जो है बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आ रहा हो, अगर ये क्या हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा हो, द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें जो है A कंपोनेंट AA इज इक्वल टू BB कंपोनेंट इज इक्वल टू AB कंपोनेंट के बराबर हो, बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो है द चेंज इन वॉल्यूम जो है ये 0 होगा, यहाँ पे द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये 0 होगा, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है, और ये राउल्स लॉ को फॉलो करे क्योंकि जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इंक्रीज होते हैं प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में इसके मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे वे प्रेशर भी इंक्रीज होता है, बिल्कुल ये राउल्स लॉ को भी फॉलो करता है। लेकिन अगर आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट को लिखा था, और इस पॉइंट को जो है मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे हमने इससे पहले जो आइडियल सॉल्यूशन की बात की कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज की तरफ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जितने स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज की तरफ जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर कम हो गया, जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है, सॉरी एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है या चेंज इन वॉल्यूम जो है ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम आ रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन भी कम होगा, और एंथैल्पी जो है यहाँ पे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन द AA इंटरेक्शन एंड इट इज जो है यहाँ पे BB इंटरेक्शन से, तो इन दोनों के कंपोनेंट से, दोनों कंपोनेंट से अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे ज्यादा, तो इस वजह से जो है नेगेटिव एंथैल्पी भी होगा और नेगेटिव वॉल्यूम चेंज भी होगा। इसको हम नेगेटिव एजियोट्रॉप भी कहते हैं इस सॉल्यूशन को, इसके लिए एक अनदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, दे आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिव एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कहते हैं, एजियोट्रॉप नॉन आइडियल, और जो है आइडियल होते हैं उनको जियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं, जियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन।
तो जहां पे जो है आप लोगों के पास आइडियल सोल्यूशन, तो इसके लिए एक अनदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जियोट्रॉपिक सोल्यूशन। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये तो एक सिचुएशन होगा जिसमें वॉल्यूम चेंज जीरो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, एंथैल्पी भी नेगेटिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा हो जाते हैं और वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, कम। सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा और इस सोल्यूशन का प्रेशर क्या है? आइडियल का ज्यादा, और यहाँ पे जो नेगेटिव एंथैल्पी है तो इनका प्रेशर कम हो जाता है। द सेकंड पॉइंट ये है कि हमने जो डिस्कशन किया, दूसरा जो नॉन आइडियल बिहेवियर है, नॉन आइडियल बिहेवियर्स, ये आइडियल कंडीशन है और ये दोनों नॉन आइडियल कंडीशन है। ये आइडियल कंडीशन और ये दूसरा जो है ये नॉन आइडियल कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसको हमने ये डिस्कशन की, ए बी इंटरेक्शन इज लेसर देन द ए ए इंटरेक्शन एंड इट इज लेसर यहाँ पे जो है बी बी इंटरेक्शन। तो ये वीकर फोर्सेस है सोल्यूशन में और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गर है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन जो है ये पॉजिटिव होगा, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक स्टेप है। वेपर प्रेशर जब इंक्रीज की तरफ जाएगा तो इट मींस उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो ये एंडोथर्मिक है। और द सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो है एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन जो है ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ जाएगा। तो इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव, एनर्जी इंक्रीज का मतलब है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, ये भी पॉजिटिव एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो दे आर आल्सो कॉल्ड जो है पॉजिटिव एजियोट्रॉप, इनको जो है पॉजिटिव एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन, इनको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन भी कहते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन वो होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इनके वेपर्स कंपोजिशन और इनकी सोल्यूशन की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होगी। अगर आप इन पॉजिटिव एजियोट्रॉप को लेते हैं और इसको बॉयल करते हैं, तो जब बॉयल करते हैं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉयल होंगे और इनकी जो वेपर्स में कंपोजिशन होगी और सोल्यूशन की जो कंपोजिशन होगी वो रिमेन सेम होगी, इससे इनको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन भी कहते हैं। तो आप लोग देखें, ये जो है अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलो द राउट्स लॉ, ये कंडीशन है। अ सॉल्यूशन जिसमें एंथैल्पी चेंज जीरो हो, जिसमें वॉल्यूम चेंज जीरो हो और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन को जो है आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे जो है जो पॉजिटिव डिविएशन और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, तो दो किस्म के जो है डिविएशन ये शो करता है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन जो है इनके लिए क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखें कि पॉजिटिव डिविएशन जो है यहाँ पे किस वजह से डिस्क्राइब करते हैं और नेगेटिव डिविएशन जो है यहाँ पे किस प्रोसेस के लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन है और एक नेगेटिव डिविएशन। इन दोनों को आप लोगों ने जो है प्लीज ज़हन में रखना है। ये जो है राउट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मिक्सचर के लिए है। अच्छा, मैं इसके बाद एक और पॉइंट की तरफ आता हूँ और वो ये है कि राउट्स लॉ फॉर एक है क्या, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक जो है वोलेटाइल कंपोनेंट हो, वोलेटाइल कंपोनेंट हो। इन दोनों के जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है प्लीज सुने। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे जो है ये वाटर है, वाटर वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट जो है वोलेटाइल, ये मेरे पास इसमें वाटर है तो ये वोलेटाइल है। और इसमें अगर मैं शुगर डाल दूं तो शुगर नॉन वोलेटाइल है, ये तो सॉलिड है, ये तो नॉन वोलेटाइल है। मैंने वहां पे मिथानॉल और वाटर का मिक्सचर की बात की, मैंने यहाँ पे मिथानॉल और वाटर के दोनों वोलेटाइल थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शुगर सॉलिड है, ये नॉन वोलेटाइल है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ये आयोनाइज नहीं होता, ये आयोनाइज डिसॉल्व तो होता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता। अगर आप जो है सेकंड पॉइंट को देखें, यूरिया जो है नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, और ये जो है वाटर में डिसॉल्व होता है, ये वाटर में डिसॉल्व होता है, लेकिन ये है कि ये नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयोनाइज होता है, ये आयोनाइज नहीं होता। तो राउल्स लॉ जो है नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट। तो एक वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन वोलेटाइल कंपोनेंट है और ये भी बाइनरी, और एक नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये नॉन वोलेटाइल भी है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, ये वोलेटाइल भी नहीं है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल है और ये वोलेटाइल सॉल्यूशन आप लोगों के पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है शुगर डाल देते हैं। जब मैं शुगर, तो अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। नाउ दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इतना ज्यादा होगा। ये जो है मोल फ्रैक्शन जो है ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, वोलेटाइल मींस वाटर के लिए,
जिसमें जो है सोल्यूशन बनाया जाता है सॉलिड के लिए, ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि ये P नॉट प्योर लिक्विड और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये P नॉट जो है ये प्योर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करता है। प्योर लिक्विड मोल फ्रैक्शन उसको एक्सप्रेस करता है। और ये क्रॉस वन जो है अगर आप देखें तो ये जो है ये P नॉट प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। सॉरी, यहाँ पे इसकी करेक्शन करें, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। और ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये मोल फ्रैक्शन जो है क्रॉस वन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड को एक्सप्रेस करता है। जो आप लोग के पास प्योर लिक्विड है तो उसके मोल फ्रैक्शन की जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करता है। क्रॉस वन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर लिक्विड को एक्सप्रेस करता है। और P नॉट जो है अगर आप लोग देखें ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड को एक्सप्रेस करते हैं, तो प्लीज इसकी करेक्शन करें। ओके, अब अगर आप लोग देखें मैं यहाँ पे इस सोल्यूशन को देखता हूँ, बाइनरी सोल्यूशन है, एक वोलेटाइल है दूसरा नॉन वोलेटाइल है। अगर मेरे पास यहाँ पे जो है इसमें क्रॉस वन जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है और ये जो है क्रॉस टू जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है। ये वोलेटाइल के लिए, ये नॉन वोलेटाइल के लिए, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम अप होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का जो सम अप होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा। तो दो जो है कंपोनेंट्स हो सॉल्यूशन में, उनके मोल फ्रैक्शन का सम अप जो है हमेशा 1 के बराबर होगा। नो, अगर आप लोग देखें तो मैं इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूं कि ये क्रॉस वन इज इक्वल टू 1 माइनस क्रॉस टू। नो, दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्रॉस टू जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस हैं। ये नॉन वोलेटाइल के मोल फ्रैक्शन है। क्रॉस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के। तो अगर आप लोग देखें पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन तो PS विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आप क्या करें यहाँ पे इसकी जगह लिखे तो ये P नॉट, और इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये 1 माइनस क्रॉस टू, वी कैन राउट यहाँ पे अगर आप लोग PS सोल्यूशन को एक्सप्रेस करता है, सोल्यूशन में ये P नॉट माइनस जो है P नॉट इनटू क्रॉस टू के बराबर है। यहाँ पे ये PS है, PS सोल्यूशन, ये जो है इस साइड पे लेके आता हूं तो ये P नॉट इनटू क्रॉस टू इज इक्वल टू P नॉट के बराबर है। अगर मैं इसको उस साइड पे लेके चला जाता हूं तो ये P नॉट क्रॉस टू और ये P नॉट माइनस PS है। आप लोग प्लीज इस इक्वेशन को देखें, ये फाइनल जो है इस इक्वेशन को फाइनलाइज करता हूं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर में माइनस कर रहा हूं। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आप देखें तो मैं जो है यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये P नॉट इनटू क्रॉस टू इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब मैं इसमें सॉल्यूट पार्टिकल तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो मैं प्योर लिक्विड से ये वैल्यू माइनस कर रहा हूँ। प्योर लिक्विड से मैं ये वैल्यू क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। सो अगर आप देखिए माइनस करने से वैल्यू कम हो जाती है, माइनस करने का मतलब सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वैल्यू कम, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा, सोल्यूशन का कम होता है। नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अगर आप लोग देखिए तो ये क्रॉस टू इज इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट, मैंने P नॉट यहाँ पे लेकर आया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। आप लोग वो देखिए क्रॉस टू मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट। जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे, द चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है यहाँ पे जो है विद प्योर लिक्विड जो है ये इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली आप लोग गौर से देखें कि इसको जो है किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ P नॉट, जिसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो ये वेपर प्रेशर, इस साइड पे जो है ये वेपर प्रेशर है, इस साइड पे जो है ये टेम्परेचर है। जिस पॉइंट पे जो है वेपर प्रेशर जो है सबसे लीस्ट होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है उसको जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर प्योर लिक्विड है, वाटर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। लेकिन अगर आप इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दें, तो सोडियम क्लोराइड में सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और प्योर लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अगर मैं इसमें क्या कर लेता हूं, अगर मैं इसमें सोडियम क्लोराइड डाल लेता हूं तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये PS है। ये क्या है, PS, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा, अगर ये ज्यादा है
तो मैंने इससे क्या करना है, PS माइनस करना है। मैंने क्या करना है, नो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डेल्टा P, इसको डेल्टा P से एक्सप्रेस करते हैं, ये डेल्टा P है। अगर आप लोग देखें, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन जो है मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं, देखें कि यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन क्लास 1 है। अगर मैं जो है क्या करता हूं, लेट्स सपोज 0.1 मोल फ्रैक्शन है, मैं जनरली लिखता हूं कि क्लास 2 इज इक्वल टू 0.1 मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं क्लास 2 को जो है डबल करूं 0.2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द चेंज इन वेपर प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो और इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा P विल बी इंक्रीज। अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और इंक्रीज करता हूं, अगर मैं मोल फ्रैक्शन 0.4 कर लेता हूं, तो यहाँ पे द चेंज विल बी और इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। अगर आप लोग देखें कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज होते हैं, ये चेंज क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विद द प्योर लिक्विड्स के साथ कंपेयर करते हैं। प्योर लिक्विड ये है और मैं यहाँ पे PS सॉल्यूशन, यहाँ पे तो मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत लो होगा, लो वेपर प्रेशर होगा, लो वेपर प्रेशर। डाइल्यूट सॉल्यूशन का, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है, डाइल्यूट मोल फ्रैक्शन इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज। डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर आप लोग देखें तो उसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। प्योर लिक्विड हैव हाई वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सो द टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन को देखिए, अगर जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होगा और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज होते हैं, द चेंज इन द वेपर प्रेशर जो है ये भी इंक्रीज होता है। द चेंज इन क्लास 2 मोल फ्रैक्शन is directly proportional to delta P, ये delta P के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, ये यहाँ पे तो जितने मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, ये चेंज है, ये भी आप लोग के पास इंक्रीज हो रहा है। तो ये राउल्स लॉ, जब अगर आपके पास क्या हो, सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, ये वोलेटाइल कंपोनेंट, सॉरी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और एक कंपोनेंट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, वोलेटाइल। तो सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो उसके केस में सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, the type of solution, the type of solution having least vapor pressure, least vapor pressure, कौन से solution का vapor pressure सबसे least होगा। So the first point यहाँ पे A, B, C, D, अगर आपके पास एक solution में 1% ग्लूकोज solution present है या 1% यूरिया है, यहाँ पे एक जगह पे जो है 2% है, 3% है, 4% है, the more concentrated solution, the lower will be the vapor pressure. The more concentrated solution, the lower will be the vapor pressure. तो परसेंट कंपोजिशन अगर आपको गिवन हो, अगर आप लोग देखें यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि 0.1 मोल फ्रैक्शन है, 0.2 मोल फ्रैक्शन, 0.4 मोल फ्रैक्शन, 0.5 मोल फ्रैक्शन। तो जहां पे मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे, ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो क्लास 2 के, क्लास 2 के, क्लास 2 के और यहाँ पे क्लास 2 के। तो जिस सोल्यूशन में द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट सबसे ज्यादा होंगे वो मोर कंसंट्रेटेड होगा, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे लीस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे लीस्ट वेपर प्रेशर इसके लिए होगा। एक यहाँ नजर यहाँ पे ए बी, अगर आप लोग देखें इस तरह भी एक्सप्रेस करता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। यहाँ पे ए 1 मोलर सोल्यूशन, ये 2 मोलर सोल्यूशन, ये 3 मोलर सोल्यूशन, ये 4 मोलर सोल्यूशन है। तो जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो उसका वेपर प्रेशर सबसे लीस्ट होगा। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि 1 मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पे 3 मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पे 0.54 मोलर सोल्यूशन है, 0.6 मोलर सोल्यूशन है। तो जिस सोल्यूशन की मोलरिटी ज्यादा होगी वो आप लोगों के पास मोर क्या करेगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज की तरफ लेके जाएगा। तो सोल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, एक सोल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड होगा उसका वेपर प्रेशर इतना लो होगा, एक सोल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होगा। और द सॉल्यूट पार्टिकल, ये पॉइंट याद रखिए कि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो है क्लास 2 और यहाँ पे क्या करें, मैं इसको क्या कर रहा हूँ और सुने, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर pressure is independent on temperature,
is independent on temperature. ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। उसका रीजन क्या है? रिलेटिव का मतलब ये कि मैं एक को रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, फिर इसके साथ इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ और साथ में ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर का कोई रोल है ही नहीं। इस केस में तो टेम्परेचर का कोई रोल है ही नहीं। हाँ, मेरे पास ओवरऑल वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। द चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो मेरे पास रिलेटिव है, तो उस पे टेम्परेचर का कोई जो है रोल नहीं है उसमें, लेकिन द वेपर प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से जो है वो चेंज होता है। सो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आप लोगों ने प्लीज ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ अब हम आते हैं कि द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल बट आर इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम सॉल्यूशन की क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं। तो क्रॉस 2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। क्रॉस 2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये डेल्टा पी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग देखिए इसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है, तो आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है कि क्रॉस 2 इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी नॉट। वी नो दैट क्रॉस 2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन इज बाइनरी। सॉल्यूशन को हम बाइनरी कहते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो तो 1 ओवर n2 इज अप्रॉक्सीमेटली टेकन, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू और भी कम हो जाती है, तो इफ इट इज टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली 0, इसको 0 लेते हैं। तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 ओवर n2 इज डिस्क्राइब्ड एज अ 0, इसको 0। तो क्रॉस 2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। ये n2 डिवाइड बाय n1 के बराबर होगा। ये n2 डिवाइड बाय n1 के बराबर है। We know that number of mole is equal to weight mass of a substance divided by molar mass। अगर ये n1 है, ये w1 होगा, ये m1 होगा। अगर ये n2 है तो ये w2 और ये m2 के बराबर होगा। आप लोग प्लीज इस पॉइंट को समझें। ये जो है n1 w1 डिवाइड बाय m1, यहाँ पे जो है ये n2 और यहाँ पे ये w2 डिवाइड बाय m2 है। नो, अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो मैं इस इक्वेशन के जरिए जो है कुछ और कैलकुलेशन, कि अगर आप देखें कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो वी कैन आल्सो राइट कि क्रॉस 2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। इट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा p बाय p नॉट। डेल्टा p बाय p नॉट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को भी मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। डेल्टा p बाय p नॉट into n1। तो आप देखिए ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। सो द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए कि कितना चेंज आ गया है प्रेशर में, वेपर प्रेशर में, और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट के कितने मोल फ्रैक्शन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन भी आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट अगर आप लोग एक और पॉइंट को देखें, W1 डिवाइड बाय, तो N2 की बात कर रहा हूँ। इस N2 को अगर आप लोग देखें इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, वी कैन आल्सो राइट W2 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट। और इस N1 की जगह अगर मैं ये लिखूं तो W1 डिवाइड बाय M1, ये M1 है। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे क्रॉस करें, M2 को मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन हो, यू कैन इजीली फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने ये रिलेशन यूज करना है। ये रिलेशन जो है अगर आप लोग देखें मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने ये रिलेशन यूज करना है। नेक्स्ट जो है अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें हम एक और रिलेशन के, अगर मुझे वेट का सॉल्यूट भी गिवन हो, ये सारी वैल्यू भी गिवन हो, वी कैन इजीली फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि W2 यहाँ पे N2M1, ये P नॉट, यहाँ पे जो है डेल्टा P और यहाँ पे W1। आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए ये मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप लोग देखिए इसको फाइंड आउट करता हूँ तो ये P नॉट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप लोग देखिए ये P नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये M1 यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा P यहाँ पे आ जाएगा और W1 यहाँ पे आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंसेस को ये याद रखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, नो इट वाज यूज्ड क्लासिकल केमिस्ट्री में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लासिकल केमिस्ट्री में इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस।
तो क्लासिकल केमिस्ट्री में इट इज यूज्ड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, अननोन सब्सटेंसेस के मोलर मासेस को फाइंड आउट करने के लिए क्लासिकल केमिस्ट्री में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये कांसेप्ट यूज होता था। तो ये क्लासिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने प्लीज ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, ये रिलेशन आप लोगों ने सारे याद रखने हैं, और ये रिलेशन आप लोगों से इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, आप लोगों से सिर्फ ये फार्मूले डिमांड होते हैं कि कौन से फार्मूले के जरिए वेट को फाइंड आउट करते हैं, कौन से फार्मूले के जरिए जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करते हैं, कौन से फार्मूले के जरिए नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं, कौन से फार्मूले के जरिए जो है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप लोग देखें एक और पॉइंट को भी यहाँ पे ध्यान में रखें कि चेंज को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि ये क्रॉस 2 है इज इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट गिवन हो और यहाँ पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, कैन वी फाइंड द चेंज क्रॉस 2 इनटू P नॉट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज इन वेपर प्रेशर के बराबर है, ये चेंज इन वेपर प्रेशर के बराबर होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को एक और पॉइंट याद रखें, अगर आपको ये डेल्टा P की वैल्यू गिवन है कि ये वैल्यू है और यहाँ पे P नॉट की वैल्यू गिवन है और आपको कहा जाए कि व्हाट इज द सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, तो जस्ट ओनली इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। सो वेपर प्रेशर चेंज और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर है। So the change in vapor pressure, the ratio of the change in vapor pressure with the pure liquid is always equal to the mole fraction. ये mole fraction of the solution के क्या होगा, यहाँ पे mole fraction of the solute के जो है ये बराबर होगा। तो solution में जो solute होगा तो उसके mole fraction के ये बराबर जो है हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो मैं एक अनदर प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा TB, तो इसको जो है डिस्कशन करते हैं एंड दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को डिस्कस करते हैं, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट जो है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में जो है इनवर्स रिलेशनशिप है कि जिस सोल्यूशन का जहां पे जो है आप लोगों के पास वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एक लिक्विड है वो बॉयल होता है, अगर आप देखिए ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड यहाँ पे जो है ये बॉयल होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर की बात कर रहा हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। अगर मैं इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डाल देता हूँ ये सोल्यूशन बन जाता है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो ये बॉयल होता है। देखिए इसका वेपर प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन पहले ये प्योर लिक्विड फॉर्म में इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था, अब जो है सोल्यूशन फॉर्म में जो है ये इस टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इस साइड पे टेम्परेचर इंक्रीज है तो यहाँ पे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब यहाँ पे इतना इंक्रीज आ जाएगा, तो ये आप लोगों ने इंक्रीज को ऐड करना है। इंक्रीज को क्या करना है, ऐड करना है। द इंक्रीज की जो वैल्यू है ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि डेल्टा TB is directly proportional to molality of the solution. Solution की molality जितनी ज्यादा होगी, the change in boiling point increase होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग देखें एक solution है उसकी molality M1 है, एक solution है उसकी molality M2 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और ये M2 होगा। तो अगर ये M2 है तो पहले ये इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था, अब ये इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, और अब यहाँ पे जो है ये इस टेम्परेचर पे क्या होगा, अब बॉयल होगा, तो डेल्टा TB मोलैलिटी के साथ यहाँ पे ये चेंज आता है। जितनी सोल्यूशन की मोलैलिटी इंक्रीज हो गई, डेल्टा TB वैल्यू विल बी इंक्रीज। अगर आप लोग देखिए अगर एक सोल्यूशन है वो इस टेम्परेचर पे जो है मतलब उसमें और भी मेरे तो यहाँ पे चेंज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज आएगा। यहाँ पे जो है आप लोग और से देखिए अब जो है ये M3 मोलर फ्रैक्शन पे, तो ये जो M3 मोल फ्रैक्शन होंगे इस पे डेल्टा TB वैल्यू और इंक्रीज होती जाएगी। According to this solution, delta TB is directly proportional to molality of the solution. इसका मतलब क्या हुआ कि जो concentrated solution है, उसका boiling point elevation ज्यादा होगा, वो high temperature पे boil होंगे, then the dilute solution से, और dilute solution जो है ये आप लोगों के पास बॉयल होगा, इतना मोर जो है हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा एज कंपेयर टू द प्योर लिक्विड। अगर आपके पास प्योर लिक्विड हो तो प्योर लिक्विड बॉयल होते हैं लो टेम्परेचर पे, सोल्यूशन बॉयल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, और जितनी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना लो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। तो अगर आप लोग देखें डेल्टा टीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी, वेयर केबी इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, वेयर केबी इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट elevation constant and it is also called alveoscopic constant। तो ये भी आप लोग ज़हन में रखें कि इसको alveoscopic constant से भी इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये alveoscopic constant भी है और इसका जो यूनिट है Kb का जो यूनिट है तो ये डेल्टा Tb बाय मोलैलिटी, तो कैन बी राइट केल्विन, और यहाँ पे पर मोलल है, ये पर मीटर नहीं है, पर मोलल है, कंसंट्रेशन है, पर कंसंट्रेशन ये इसका यूनिट है। अगर आप लोग देखें तो ये 3 केसेस पे जहां आप लोगों के पास सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा Tb वैल्यू विल बी इक्वल टू Kb इनटू 1 मोलल। तो डेल्टा Tb वैल्यू और Kb वैल्यू क्या होंगे, ये आप लोगों के पास इक्वल हो जाते हैं। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 2 हो जाए, अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 से ग्रेटर हो तो फिर डेल्टा Tb वैल्यू विल बी इक्वल टू Kb इनटू 2 मोलर होगा। तो यहाँ पे डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू 2 Kb के, इसका मतलब है कि डेल्टा Tb वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द Kb वैल्यू होगा। अगर आप लोग देखें तो ये थर्ड केस ये है कि यहाँ पे जो है अगर कंसंट्रेशन जो है मोलैलिटी क्या हो, वो हाफ हो, 1 मोलर से कम हो, तो फिर जो है डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू Kb इनटू हाफ मोलैलिटी। अगर आप देखें तो ये जो है डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू Kb डिवाइड बाय 2, डिवीजन से वैल्यू कम होती है तो इस केस में डेल्टा Tb विल बी लेसर देन Kb, आप लोगों के पास इसके बराबर होगा, डेल्टा Tb विल बी लेसर देन Kb। तो जब मोलैलिटी जो है 1 मोल जो है मोलैलिटी 1 से कम हो, 1 से क्या हो, कम हो, तो फिर डेल्टा Tb वैल्यू विल बी लेसर देन Kb। और अगर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो फिर डेल्टा Tb विल बी ग्रेटर देन द Kb। और अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है 1 के बराबर हो तो डेल्टा Tb और Kb जो है ये सेम होंगे। नो इसका जो है दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, Kb डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो Kb फॉर वाटर इज फिक्स है 0.5 0.52 और यहाँ पे जो है अगर आप देखें केल्विन पर मोलल है, ये वाटर के लिए। Kb की वैल्यू फॉर बेंजीन 5.3 केल्विन पर मोलल है, बेंजीन के लिए 5.3 है। तो 2 डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए द वैल्यू ऑफ Kb क्या होगी, वो 2 डिफरेंट होगी। तो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। Kb की वैल्यू, Kb क्या है, Kb जो है ये 2 डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगी, 2 डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है ये क्या है, ये डिफरेंट जो है आप लोगों के पास डिस्क्राइब होगी। ओके, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बॉयल एट हाईएस्ट टेंपरेचर, और से सुने the type of solution having maximum boiling point। प्लीज आप लोग कंसंट्रेटेड को देखिए, A B C D। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2% सोल्यूशन है, 3% सोल्यूशन है, 1% सोल्यूशन है और यहाँ पे 0.5% सोल्यूशन है। तो ये जो है 3% सोल्यूशन जिसकी परसेंट कंपोजिशन ज्यादा, वो मोर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यहाँ पे जो है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.2 मोल फ्रैक्शन है, 0.3 मोल फ्रैक्शन है, 0.4, 0.5, तो जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा बिल्कुल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ पे 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.2 मोलर सोल्यूशन है, 0.3 मोलर सोल्यूशन है और 0.8 मोलर सोल्यूशन है। तो जिसकी मोलैलिटी ज्यादा वो वहाँ पे आप लोग के पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। A solution having more boiling point है तो जिसकी मोलैलिटी ज्यादा, जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा और जिसकी परसेंट कंपोजिशन ज्यादा। तो मैंने जनरल लिखा है कि concentrated solution have more boiling point than the dilute solution have more boiling point than the pure liquid। अगर आप लोग देखें इसको तो concentrated solution have more boiling point than the dilute solution, while dilute solution have more boiling point in the pure liquid। ये pure liquid से क्या होगा, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो है आपने इस तरह इसकी एक्सप्रेशन करनी है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक जनरल जो है इसके लिए सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जितनी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होगी द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास इंक्रीज होगा।
अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, तो वो बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज लेके आएगा? 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज लेके आएगा? 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज लेके आएगा? तो यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन मैं क्या करता हूँ कि अगर डेल्टा टीबी है इज इक्वल टू केबी, और यहाँ पे ये मोलरिटी है, अगर सोल्यूशन 1 मोलर है तो 1 मोलर तो केबी इनटू 1 मोलर, अगर आप देखें 1 मोलर है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 0.5, तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना इंक्रीज आएगा। तो मेरे पास नॉर्मल वाटर बॉयल होता है, नॉर्मल वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इसमें 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हो, ये 1 मोलर है, ग्लूकोज सोल्यूशन हो, ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो फिर ये बॉयल होगा। आप लोग गौर से सुनिए, तो ये कितना एलिवेट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को? 0.52। तो यहाँ पे इसका एलिवेशन कितना होगा? अच्छा, इन दोनों को सम अप करें, इंक्रीज आ रहा है, तो अब मेरे पास वाटर बॉयल होगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर बॉयल होगा। अगर सोल्यूशन में 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन प्रेजेंट हो, 1 मोलर हो, अगर 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन प्रेजेंट हो या 1 मोलर यूरिया प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड मींस जस्ट ओनली 0.52 इंक्रीज आएगा। अगर ये सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाए, 10 टाइम डाइल्यूट हो जाए, आप लोग प्लीज इसको देखें, अगर ये डेल्टा टीबी है इज इक्वल टू केबी इनटू मोलरिटी, तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाइड 0.1 मोलर सोल्यूशन, कंसंट्रेशन कम है, तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.052 के बराबर हो जाएगा। ये आप लोगों के पास डेल्टा टीबी इसके बराबर होगा, तो ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.05 के बराबर है। 0.0 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 0.05 के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा कि नॉर्मल वाटर बॉयल होता है, नॉर्मल वाटर बॉयल होता है, नॉर्मल वाटर बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसमें 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन प्रेजेंट हो तो वो कितना एलिवेशन कास्ट करेगा? तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा? 0.052, इन दोनों का सम 100 जो है 0.52 सेंटीग्रेड। अब वाटर बॉयल होगा इस टेम्परेचर पे 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है, तो ये 100.52 ये ज्यादा है और 100.052 जो है ये कम है। तो वाटर बॉयल, तो ये कंसंट्रेटेड 1 मोलर कंसंट्रेटेड है, 0.51 मोलर जो है ये डाइल्यूटेड है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और ये जो है आप लोगों के पास प्लीज ज़हन में रखें, यूरिया जो है जितना आप लोगों के पास इंक्रीज लेके आएगा और वो ग्लूकोज है, ये दोनों सेम चेंजेस लेके आएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? एक इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। वी नो दैट मोलरिटी is equal to weight of solute divided by molar mass into weight of a substance, weight of solid multiplied by 1000। ये हमने ऑलरेडी जो है कल डिस्कशन इसमें की है। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो है पुट करते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलरिटी, तो W2 डिवाइड बाय M2 इनटू W1 इनटू 1000, ये जो है मोलरिटी के बराबर है। मैं ये मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंस को फाइंड करता हूं, तो इसको बाहर निकाले, Kb डिवाइड बाय डेल्टा Tb इनटू W2 डिवाइड बाय W1 इनटू 1000। ये आप लोगों के पास ये मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन यूज करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स को फाइंड आउट करना है तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ग्राम्स कितने हैं तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूट के मास कितना है वो भी फाइंड आउट कर सॉल्यूट का, लेकिन क्लासिकल केमिस्ट्री में द मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंसेस को सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? ये जो है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए क्लासिकल केमिस्ट्री में ये इक्वेशन यूज होता है। तो प्लीज आप इसको ज़हन में रखें। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कल जो है बाकी बातें इसमें डिस्कशन करते हैं और इस चैप्टर को इंशाल्लाह कल क्लोज करें। ओके, थैंक यू।